जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्व सूत्र की 46 कक्षाएं कर चुके हैं। तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है। आज आपकी 47वीं कक्षा प्रारंभ होने जा रही है और 3 दिसंबर 2020 आज दिनांक है। हम लोगों ने कल नदियों का वर्णन, जम्बू द्वीप के अंदर जो नदियां हैं वो हमने किया था। जम्बू द्वीप के 6 पर्वत हैं और उन 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्रों में जम्बू द्वीप विभक्त हो जाता है। उन 7 क्षेत्रों में प्रत्येक में 2-2 नदियां बहती हैं और कुल मिलाकर के 14 नदियां हो जाती हैं। नदियां पर्वतों से निकलती हैं और ऊपर के और नीचे के पर्वत से 3-3 नदियां निकलती हैं। बाकी के जो मध्य के 4 पर्वत हैं उनसे प्रत्येक से 2-2 नदियां निकलती हैं। तो इस प्रकार से 14 नदियां 7 क्षेत्रों में बहती हैं और 6 पर्वतों से निकलती हैं। ये हमने कल सीखा था। आज की कक्षा में आगे के सूत्र प्रारंभ करने से पहले हम लोग प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे और अब तक के जो हमने 22 सूत्र तीसरे अध्याय के किए हैं उनका वाचन करेंगे, जिससे हमें वो याद भी हो धीरे धीरे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और एक साथ मिलकर मंगलाचरण और सारे सूत्र साथ साथ देख देख कर करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। अब सभी लोग तीसरा अध्याय के प्रारंभ से सूत्र निकाल लेंगे अपनी अपनी पुस्तकों में। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो अधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुखा संकलिष्टा असुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थया तेष्वैक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विद्वीप विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन शतसहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका
हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायाम सह ददर्थ विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिध्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपिकुला रक्ता रक्तोदा सरित स्तन्मध्यगा द्वैर्द्वयो पूर्वा पूर्वगा शेषास्त परगा। इस प्रकार से हमने 22 सूत्र कल तक की कक्षा में कंप्लीट कर लिए थे। तो कल जो हमने सूत्र किए उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। कल के सूत्र से पहले हमने देखा था कि 6 प्रकार की देवियाँ होती हैं जिनका नाम श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी होता है। वो सभी देवियाँ क्रम से कहाँ पर विराजमान होती हैं? जो ये सरोवर हैं इनके ऊपर जो कमल है। अब सरोवर कहाँ पर हैं? जो 6 पर्वत हैं, प्रत्येक पर्वत पर एक एक विशालकाय अकृत्रिम सरोवर है जिसके मध्य में एक एक कमल है। उस कमल पे ये 6 देवियाँ नीचे से ऊपर के क्रम में नाम दिए गए। उसके बाद बताया कि इन 6 देवियों के परिवार कमल भी होते हैं उन सरोवर के अंदर, जहाँ पर सामानिक और पारिषद जाति के देवों के महल बने हुए हैं। देवियों की आयु पल्य में बताई, हाँ, एक पल्य में, और एक कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर हो जाता है। यानी कि देवताओं की आयु, जो देव हैं उनकी आयु सागरों में होती है, ऊपर के जो वैमानिक देव हैं। और देवियाँ चूंकि ये व्यंतर जाति के यहाँ पर महल है नीचे, तो इनकी आयु कितनी है? पल्य प्रमाण होती है। और 1 करोड़ गुणा 1 करोड़ जब कर लेते हैं तो कोड़ा कोड़ी कहलाता है। और 10 कोड़ा कोड़ी कितना हो गया? उसमें फिर से 10 का गुणा करते हैं। 1 करोड़ में हमने कितने जीरो बताए थे? 7 जीरो। फिर 1 करोड़ में फिर से गुणा किया तो कितने जीरो हो गए? 14 शून्य हो गए। उसमें 10 से फिर गुणा किया तो 1 के आगे आपको कितने शून्य लगाने हैं? 15। 10 का भी 1 शून्य लग गया, 14 पहले से थे, तो 15 शून्य 1 के बाद लगाएंगे तो इतने पल्य का जा करके क्या बनेगा? एक सागर। उसके बाद हमने देखा, कल हमने फिर से ये चार्ट बनाया था हमारा जम्मू द्वीप का, और सूत्र में बताया था कि गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से सरिता माने नदियाँ होती हैं, मध्यगा माने कि इन क्षेत्रों में बहती हैं, मध्यगा माने मध्य में बहती हैं। टोटल कितनी आई? 14 नदियाँ 2-2 के जोड़े में लिखी हुई हैं। गंगा के साथ कौन सी है? सिंधु। अब यहाँ पर आपको या बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो गंगा नदी अभी वर्तमान में हम भारत में रह रहे हैं, तो जो हरिद्वार में है गंगा नदी, और जो सिंधु नदी सुनने में आता है कि वर्तमान में भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद जो पाकिस्तान में रह गई, क्या वो गंगा सिंधु है? ये वो गंगा सिंधु नहीं है। ये तो बहुत विशालकाय नदियां हैं उनके नाम पर, क्योंकि पुराने लोग जो थे वो सब इन शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो वो जो आज की नदियां हैं, जो अच्छी नदियां हैं, उनके नाम इन अच्छी नदियों के नाम पर रख दिए गए, जिनका उल्लेख शास्त्रों में आता है। और अभी हम लोग वर्तमान साधनों से इन गंगा सिंधु पर नहीं पहुंच पाते। और अभी जैसे फॉर उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी की जो अयोध्या है, ये भी अयोध्या जरूरी नहीं है कि वही अयोध्या है जहाँ पर आदिनाथ भगवान थे या अन्य अन्य तीर्थंकरों के जन्म हुए या भगवान राम का भी जन्म हुआ। ये अयोध्या तो बहुत छोटी है, तो जरूरी नहीं है कि ये वही अयोध्या हो। लेकिन काल के परिवर्तन के साथ में
जो शास्त्रों में नाम आते हैं, जो पुराणों में नाम आते हैं, उन्हीं नामों को हम आगे की काल में भी रख देते हैं जगह जगह स्थान पर। आप लोग भी अपने घर का नाम रख देते हैं किसी पुराण से आधार लेकर, किसी महापुरुष के नाम पर आप अपने घर में किसी का नाम रख देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति का नाम वही हो जिसका उल्लेख हमारे पुराणों इत्यादि में आया है। तो ये गंगा सिंधु नदी जो यहाँ पर जम्मू द्वीप में विशालकाय नदियाँ हैं, ये नदी दूसरी हैं, और अभी जो हमारे पास आसपास दिखती हैं वो दूसरी हैं। तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। बहुत लोग इसी को फिर जम्मू द्वीप समझ लेते हैं कि ये तो वहाँ पर गंगा थी, तो हम जम्मू द्वीप में तो हम हैं, लेकिन अभी आएगा जम्मू द्वीप के हम किस हिस्से में हैं। पहले भी आपको बताया है हम जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में हैं, और भरत क्षेत्र में भी एक आर्यखंड होता है, वहाँ पर है। आगे के सूत्रों में बहुत डीपली अभी आज आने वाला है। ठीक है, तो ये दो दो के जोड़े में नदियाँ हैं। गंगा सिंधु कैसे हैं? गंगा राइट हैंड साइड पर यानी कि पूरब दिशा की ओर, सिंधु आपकी लेफ्ट साइड पर यानी पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन दोनों निकलती कहाँ पर है? नीचे जाकर दक्षिण दिशा में। बाहर क्या बताया था? लवण समुद्र है। क्यों है? क्योंकि जम्मू द्वीप के बाहर, पूरे को गोल हिस्से के बाहर लवण समुद्र है। ये कैसा है? ये वृत्ताकार है, और लवण समुद्र कैसा है? वलयाकार, चूड़ी के समान है, और ये थाली के समान है, वृत्ताकार है। गंगा सिंधु। उसके बाद दूसरी रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकुला रुप्यकुला, रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से दो दो के जोड़े में ये प्रत्येक क्षेत्र में नदियां बहती हैं। तो 7 क्षेत्र में कितनी हो गई? 14 नदियां हो गई। उसके बाद अगले सूत्र में बताया द्वयो द्वयो पूर्वा पूर्वगा। यहाँ हमने पूर्वा और पूर्वगा दो वर्ड देखे। पूर्वा का मतलब क्या देखा? पूर्व वाली, यानी कि ये दो दो के जोड़े में, द्वयो द्वयो दो दो के जोड़े में इनको पढ़ना है। और इसमें पूर्वा माने पूर्व वाली, पूर्वगा माने पूर्व दिशा की ओर। 2 बार पूर्व वर्ड आया है, दोनों के मतलब अलग अलग है। पहले पूर्व का क्या मतलब है? पूर्व वाली, यानी पहले वाली, इन दो में से पहली। पूर्वगा माने पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर बहती है। इसमें भी ये हिस्सा ऐसे निकला तो क्या हो गया? पूर्व दिशा। ये हिस्सा पश्चिम दिशा। ऐसे ही जिसका नाम पहले लिया रोहित, तो वो पूरब में आ गई, जिसका लाभ बाद में लिया वो पश्चिम में आ गई। अगले सूत्र में बोला शेषास्त्व परगा, जो शेष रह गई, यानी कि ये जो रह गई बाद वाली। परगा माने क्या होता है? अपरगा। अपरगा माने पश्चिम दिशा। है ना। ये सारी की सारी निकल के कहाँ जाएंगी? पश्चिम दिशा की ओर निकलेंगी। सब रहेंगे, नदियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय नदियां हैं। पूरे 2.5 द्वीप में सभी मनुष्य जा सकते हैं, और त्रियंच तो आगे तक भी बताए गए हैं। ठीक है, तो इन नदियों में सभी जीव हैं, और ये बहुत ही शुभ नदियां हैं। इनके नाम लेकर के ही हम प्रतिदिन क्या करते हैं? जब हम अपना जल शुद्धि इत्यादि करते हैं, तो जम्मू द्वीप की सभी पर्वतों के, सभी क्षेत्रों के और सभी नदियों के हम नाम लेते हैं। फिर हमने कल देखा कि किस प्रकार से ये निकलती हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि क्षेत्र तो कितने थे? आपके 7 थे, और सरोवर कितने थे? 6 थे। क्यों? क्योंकि पर्वत 6 हैं, प्रत्येक पर्वत पे एक एक सरोवर है। नदियां कहाँ से निकल रही हैं? पर्वतों के ऊपर जो सरोवर हैं, जहाँ पर जल भरा हुआ है। अब उस जल में से नदियां नीचे हमेशा निकलती हैं। फिर हमने उदाहरण के तौर पे लिख दिया था आपको कि आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सरोवर, ये बोर्ड पे भले ही ऐसे बनाए हुए हैं ऊपर, ये हैं कैसे? पर्वत के ऊपर हैं और क्षेत्र नीचे हैं। तो जब पर्वत है तो उसके ऊपर, फिर इधर क्षेत्र है, तो कैसे होगा? नीचे गिरेगी नदी। पर्वत के बाद में क्षेत्र है, पर्वत के तुरंत बाद पर्वत नहीं है।
पर्वत के बाद अगर पर्वत हो जाता तो कैसे बन जाता, मान लीजिए ये वाला पर्वत है, फिर दूसरा पर्वत इसके ऊपर आ जाता, है ना, क्योंकि हमने पिछले सूत्र में जब चार्ट बनाया था तो पर्वत के बाद वाला जो पर्वत है हिमवान से महाहिमवान क्या है, डबल है ना, जो ऊंचाई थी हमारी, हमने चार्ट बनाया था ना, हिमवान पर्वत 100 योजन ऊंचा था, महाहिमवान 200 योजन है। तो अब आप कहेंगे कि हिमवान के तुरंत बाद महाहिमवान नहीं है, अगर हिमवान के महाहिमवान होता तो ऊपर कैसे चढ़ती नदी, नदी को तो नीचे जाना है सरोवर से, तो हिमवान के बाद में क्षेत्र है, हिमवन के बाद कौन सा क्षेत्र है, हेमवत, फिर महाहिमवान पर्वत है, ये हिमवन से भी डबल ऊंचाई का है ऊंचाई में, और ये दूरी में कैसे हैं, अभी आज के सूत्र में आएगा, फिर भी बता देते हैं आपको। भरत क्षेत्र मान लीजिए जितना दूरी का है उससे डबल है हिमवन की, ये क्या है, दूरी यानी कि चौड़ाई, व्यास यहां से लेके यहां तक का कितना बताया था व्यास, कितने योजन का था, 50,000, और यहां से यहां तक का कितना व्यास था, पूरा 1 लाख। इस 50,000 योजन में जो भरत क्षेत्र का व्यास है उससे दूना किसका है, हिमवन का, उससे दूना, उससे दूना, उससे दूना, उससे दूना निषद का, फिर उससे दूना विधेय का, फिर उसके बाद आधा आधा होगा, आधा नील का, आधा रम्यक का, आधा रुक्मी का, आधा हैरण्यवत का, आधा शिखरी का, फिर आधा ऐरावत। इस प्रकार से यहाँ तक डबल होंगे, फिर आधे आधे होते जाएंगे। लेकिन ऊंचाई में कैसे हैं, जो हिमवन की ऊंचाई है 100 योजन की, तो उसके बाद इसकी तो ऊंचाई नहीं होगी, ये तो क्षेत्र नीचा होगा, पर्वत ऊंचा क्षेत्र नीचा फिर पर्वत ऊंचा, तो अब इससे डबल ऊंचा हो जाएगा महाहिमवन, क्षेत्र के बाद जब पर्वत आएगा, ठीक है। और महाहिमवन से निषद कैसा हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, निषद के बाद सीधे नील कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या कैसी संरचना ये, बराबर हो जाएगा, निषद और नील कंफ्यूज नहीं होना है, निषद से नील डबल नहीं है, निषद और नील बराबर हो जाएंगे। नील से फिर आधा हो जाएगा तो रुक्मी और महाहिमवन, उसके बाद शिखरी, रुक्मी से आधा हो जाएगा, शिखरी और हिमवन बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक डबल होंगे, ऊंचाई में भी और दूरी में भी, चौड़ाई में भी, और फिर आधे। तो पर्वत से जो नदी निकलेगी, एक नदी आगे की तरफ निकलेंगी ऐसे और एक पीछे क्षेत्र में निकलेगी, और वो जाएंगी कैसे, ये ध्यान देना है आपको। यहां से 2 निकली और जो ऊपर की तरफ, यानी जो ऊपर नहीं गई है, पीछे दिशा की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ, ये कौन सी दिशा है, पदम से जो उत्तर की तरफ निकली वो किधर जाएगी, पश्चिम में जाके निकलेगी, जो नीचे चली गई वो अलग चली गई। उसके बाद महापदम से कैसे जाएगी, दक्षिण वाली नदी पश्चिम में बाहर निकलेगी, उत्तर वाली नहीं, दक्षिण वाली पूरब में बाहर निकलेगी और उत्तर वाली पश्चिम में। इसी प्रकार से तिंगित से ऐसे हरित में जाएगी और एक ऐसे जाएगी, केसरी से ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर जब नदियाँ निकलती हैं तो बीच में जो सुमेरु पर्वत है ना, ये बनाने में थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ये जाति कैसे हैं, ये वाली जो नदियां हैं, अगर आप इसको एग्जैक्टली देखेंगे तो ये नदी सुमेरु तक जाएगी और सुमेरु से जाके घूमती है, ऐसे ही ये नदी सुमेरु तक जाएगी और फिर ऐसे घूमेगी, है ना। सुमेरु पर्वत के अंदर शिलाएं होती हैं, वहाँ से फिर वो नदी निकलती हैं। ऐसे ही ये जो नदियाँ हैं ये यहाँ तक बीच में आज हम पढ़ेंगे, आज और कल की कक्षा में, कि विजयार्थ पर्वत होते हैं, विजयार्थ पर्वत से फिर घूम जाती हैं और यहाँ पर सुमेरु पर्वत से फिर घूम जाती है, ठीक है। वहाँ से रास्ते बने होते हैं नदियों के। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, चार्ट बना रहने देंगे और उसके बाद हम आज की कक्षा में 23वां सूत्र हम आगे लेते हैं। ये आपके समझ में आ गया
कि पद्म से 3 नदियां निकल रही हैं, ऐसे ही पुंडरीक से 3 नदियां निकलेंगी, बाकी दो जो 4 हैं वहां से 2-2 निकलेंगी। ठीक है, पद्म से 3 निकली, महापद्म से 2, एक हरिकांता ऊपर, एक रोहित इधर, तिंगिन से भी 2, और सीतोदा इधर और हरित। इस प्रकार से है ना 6 सरोवरों से 14 नदियां निकलती हैं। यहीं पर आप लिख सकते हैं पद्म, और इससे और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, पुंडरीक से 3 तथा अन्य सरोवरों में से प्रत्येक से 2 नदियां निकलती हैं। ये नदियां बहुत विशालकाय हैं, इसलिए इनको कई बार महानदी भी बोल देते हैं। ये जो आजकल की हमारे जहाँ वर्तमान में गंगा सिंधु हैं उनसे बहुत बड़ी हैं। ठीक है, अब हम 23वां सूत्र देखते हैं। ये मिटा दें। चतुर्दश नदी सहस्र परिवर्ता 23वें नंबर का सूत्र है। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादियो नद्य। वृत्ता गंगा सिंध वादियो नद्य। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। पहला शब्द क्या बना? चतुर्दश, फिर नदी, फिर सहस्र, फिर परिवृत्ता, गंगा, सिंधु, और यहाँ से आ ले लेंगे तो आदयो, उसके बाद नद्य। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये हमने अभी 14 नदियाँ पढ़ी, ये तो कैसी हैं? बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनको हम महानदी भी कह देते हैं। उनके अलावा प्रत्येक की, यानी गंगा और सिंधु, उसके आगे क्या लिख दिया? आदयो, यानी आदि की। गंगा सिंधु आदि की कितनी कितनी सहायक नदियां हैं? चतुर्दश माने चतुर्दश, 10 माने 10, चतु माने 4। तो इसको अगर संधि विच्छेद वैसे अगर करते हैं तो क्या बन जाता है? चतुर्दश। बोलने में क्या आता है? चतुर्दश ही इसको बोलते हैं, क्योंकि र ऊपर चढ़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? 14, 14। उसके बाद क्या बोला? नदी, यानी कि 14 नदियाँ। उसके बाद सहस्र, सहस्र किसे बोलते हैं? शत माने होता है 100, और सहस्त्र माने क्या होता है? 1000। सहस्त्र माने 1000। उसके बाद परिवृत्ता, यानी कि घेरे हुए हैं।
उनके चारों ओर। जो अभी हमने ये सारी नदियां पढ़ी, गंगा, सिंधु, इसमें प्रत्येक की, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। परिवृत्ता माने घेरे हुए हैं या घिरी हुई हैं। गंगा माने गंगा नदी, उसके बाद सिंध आधा है तो उसमें वह इधर ले लेंगे तो क्या बन गया, सिंधु आदयो, यानी सिंधु आदि। आदयो माने आदि, और सिंध आधे के आगे वह इधर ले लेंगे तो क्या बन, सिंधु आदयो से क्या बना, सिंधु आदि। नद्यः, नद्य माने नदियां। क्या बता रहे हैं यहां पर, चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधु आदियो नद्यः, यानी कि जो हमने अभी ये सारी नदियां पढ़ी, गंगा नदी, सिंधु नदी, रोहित, रोहितास्य, इस प्रकार से जितनी भी नदियां हैं, अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल में क्या दिया, जो इस वाले सूत्र में गंगा सिंधु का नाम लिया है ना। तो अब आगे के सूत्रों में और पहले से भी जो संरचना हमने देखी है कि इससे ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने खाली दो के नाम दे के बता दिया कि इन दो में कैसे हैं, 14,000 नदियां हैं प्रत्येक की। यानी कि ये जो क्षेत्र हैं इनमें अंदर बहुत सारी नदियां हैं, जो नदियां इनसे निकलती हैं और वो भी जाकर क्या होता है, लबड़ समुद्र में तो यही मिलेंगी। जैसे अब आप समझिए कि अब हम बताएं कि भाई यहाँ पर हम भारत क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी, आप भारत देश के अंदर ही कई सैकड़ों नदियाँ हैं, ऐसे ही अलग अलग द्वीपों में, अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग देशों में बहुत सारी नदियाँ हैं। ये सभी नदियाँ क्या हैं, ये अल्टीमेटली जाकर इन नदियों में ही मिल जाती हैं। छोटे छोटे जो पहाड़ हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे सरोवर हैं, है ना, जैसे यहाँ पर हिमालय पहाड़ है, कहीं पर विंध्यागिरी पहाड़ है, अलग अलग हमारे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उनमें से भी जो नदियाँ निकलती हैं, है ना, वो सारी नदियाँ जाकर के अंत में इन्हीं नदियों में मिल जाती हैं। और फिर बाद में लवण समुद्र में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। तो क्या बोला इनको, सहायक नदी। प्रत्येक की 14,000 सहायक नदियाँ हैं जिनसे ये गंगा सिंधु घिरी हुई हैं। अब चूंकि हमने पहले देख लिया कि भाई ये क्षेत्र इससे डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, तो जब ये क्षेत्र डबल होते चले जा रहे हैं तो आगे की नदियां भी तो बड़ी बड़ी होती जाएंगी। तो आगे की नदियां जब बड़ी हो जाएंगी तो उनकी सहायक नदी भी उसी प्रकार से दोगुना दोगुना होती चली जाती हैं। ये सूत्र में नहीं दिया है, लेकिन ये अन्य शास्त्रों से रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, और क्योंकि आगे के सूत्रों में ये बताया है कि ये सभी रचनाएं दूनी दूनी होती जाती हैं, वो सीधे सीधे कह दिया, सूत्र फॉर्म में है, बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे बता देंगे कि भरत क्षेत्र में जो रचना है उसकी दूनी रचना आगे के हिमवन में है, हिमवन से दूनी हेमवत में है, जो और ऐसे ही जैसे भरत क्षेत्र के बाद ये हिमवन पर्वत आ गया, तो हेमवत क्षेत्र में जो नदियां होंगी वो कैसी हो जाएंगी, उनकी सहायक नदियां दूनी दूनी होती चली जाएंगी, जो रोहित रोहितास्या है, अर्थात गंगा सिंधु आदि नदियां
14,000 नदियों से घिरी हुई हैं। अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं, इन दोनों में प्रत्येक में 14,000 छोटी छोटी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इनको परिवार नदी भी कह सकते हैं, सहायक नदी भी कह सकते हैं, है ना। अन्य शब्दों में गंगा सिंधु प्रत्येक की, यानी दोनों की 14,000, प्रत्येक की 14,000 सहायक या परिवार भी बोल देते हैं, परिवार नदियां जैसे परिवार के हिस्से हैं, प्रत्येक की 14,000 सहायक या परिवार नदियां हैं जो इन नदियों में आकर है। अब जो यहाँ पर और भी क्षेत्र होंगे जहाँ से वो नदियाँ निकल रही होंगी अपने अपने छोटे छोटे पहाड़ों से, वो बाद में जाके क्या होंगी, इन्हीं में जाकर के मिल जाएंगी। हम यहाँ पर भरत क्षेत्र में रहते हैं अंदर, तो यहाँ से भी जो ये सारी नदियाँ निकलती हैं, जो इस तरफ की होंगी वो इस बड़ी वाली गंगा नदी में मिल जाएगी, जो इधर वाली होंगी वो इधर सिंधु में मिल जाएगी, और बाद में ये नदियों का सारा जल जाके समुद्रों में मिल जाता है ना। तो जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि भारत देश में जो नदियाँ हैं नीचे हिंद महासागर में मिल जाती हैं, है ना। तो ये सारे की सारे भी कहाँ जा कर के इनमें मिल जाएंगे, और फिर वो जा कर के सीधे सीधे लवण समुद्र में अंत में मिल जाते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। अब इसमें हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से कि कैसे 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 डबल होती चली जाएंगी नदी और उसकी सहायक नदियां। ये जम्बूद्वीप तो आपने बना ही लिया है, ये आपको अब याद रहेगा। इसको मिटा दें हम, ये चार्ट पूरा ये आपने बना लिया अच्छे से नदियों का। ठीक है, या अभी लिखे रहने दे, है ना। आपको यहाँ से रेफरेंस लेना होगा, तो अभी ये मिटा देते हैं ऊपर। ये लिख लिया आपने, इधर भी जगह थी वैसे तो। चलिए अब हम देखेंगे कैसे दूनी दूनी रचना हो रही है। गंगा सिंधु की बात करिए इस सूत्र में, नदी और उनकी सहायक नदी, सहायक नदी या परिवार नदी एक ही बात है। कितनी कितनी है, गंगा सिंधु की कितनी है, 14,000। उसके बाद गंगा सिंधु के बाद दूसरी कौन सी थी, रोहित रोहितास्या, है ना। इससे यहाँ पर ये डबल है, फिर ये डबल है, लेकिन इसमें इसकी क्या है, हिमवन की ऊंचाई से महाहिमवन की डबल है, तो महापदम से ये निकल रही है और पदम से ये निकल रही है। आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी नदी कौन सी है जोड़े में, रोहित रोहितास्या। तो अब ये कितनी हो जाएंगी, दूनी दूनी संरचना है, तो क्या बन जाएगी, 14 का दुगना 28,000। इसके बाद तीसरा जोड़ा क्या है, हरित हरिकांता। ये कैसी हो जाएगी, 28 का दूना 56,000। उसके बाद जोड़ा कैसा है, सीता सीतोदा। 1,12,000।
56 का दूना कितना होता है बताइए? 56 का दूना 1,12,000। उसके बाद फिर दूना होगा क्या? अब आधा होने लग जाएगा। हाँ अब विधेय क्षेत्र के बाद से आधा आधा हो जाएगा। नारी नरकांता, इसमें कितनी हो जाएंगी? 1,12,000 के आधे 56,000। उसके बाद सुवर्णकुला रुप्यकुला, ये कितनी रह जाएंगी? 56 के आधे 28,000। उसके बाद रक्ता रक्तोदा, वो कितनी हो जाएंगी? रक्ता रक्तोदा 14,000। इस प्रकार से ये सारी नदियां हैं और इन दोनों की अलग अलग हैं। 14,000 प्रत्येक सभी में लगेगा, है ना। 14,000 गंगा की, 14,000 सिंधु की, 28,000 रोहित की, 28,000 रोहितास्या की। इस प्रकार से प्रत्येक की 14,000 हैं, फिर दोनों में 28,000 हैं। ठीक है, ये नीचे से मिटा दें हम। आगे ये वाला सूत्र समझ में। संरचना दूनी दूनी होती जाती है और ऐसे ही जम्मू द्वीप के बाहर जितने भी समुद्र फिर द्वीप हैं वो भी दूने दूने होते जाएंगे। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक रचनाएं हैं और बहुत ही विशालकाय हैं, हमारी कल्पना से अभी वर्तमान में परे हैं। वर्तमान में हम वर्तमान साधनों से इतनी दूर नहीं जा पा रहे। चलिए अगला सूत्र करते हैं। कौन सा सूत्र हो गया आपका? 23वां। अगला सूत्र बड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र है। ये अब बता रहे हैं इस सूत्र में कि हम कहाँ रहते हैं। धीरे धीरे कहाँ लेके आ रहे हैं आचार्य महाराज? स्टार्टिंग में सबसे पहले पूरा 3 लोक का नक्शा बता दिया कि उसमें कैसे कैसे पृथ्वियाँ हैं। फिर क्या बताया? नरक कैसे हैं। उसके बाद सीधे कहाँ पर आ गए? नरक की पृथ्वियों के बाद मध्यलोक की चर्चा में आ गए। फिर मध्यलोक में जम्मू द्वीप के बारे में बताया, फिर उसमें नदियां और पर्वतों की चर्चा करी और अंत में अब हम कहाँ पहुंच गए? अगले सूत्र में भरत क्षेत्र में आ गए कि भरत क्षेत्र में जहां वर्तमान में हम लोग रह रहे हैं उसकी संरचना कैसी है। भरतः षड्विंशति, डा के नीचे हलंत, षड विंशति पंचयोजन, उसके बाद शत विस्तारः, शत विस्तारः, भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः, षट चैकोन, फिर क्या लिख दिया? षट, टा के नीचे हलंत, षट चैकोन। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः, षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य, षट चैकोन विंशति भागा, चैकोन विंशति भागा योजनस्य। बड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र है ये हमने स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में बताया भी था। अब इसको संस्कृत में लिख दिया। भरतः माने भरत क्षेत्र, षड माने क्या होता है? 6,
विंशति माने 20, तो 20 और 6 जुड़ के कितने हो गए? जैसे चतुर्दश में क्या बन गया था? 4 और 10 14, ऐसे ही 6 और 20 कितना बोलेंगे? 26। षड्विंशति क्या बन गया शब्द? 26। पंच माने 5 और योजन, तो क्या बन गया? 5 26। अब ये क्या होता है 5 26? तो आगे लिख दिया। शत, शत माने 100, तो कैसे पढ़ेंगे? पंच शत षड्विंशति, 500 षड्विंशति माने 26, तो कितना बन गया? 526, 526। आगे क्या लिखा? विस्तारः, विस्तार का है। जो व्यास हमने देखा था, तो व्यास को भी विस्तार ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि केंद्र बिंदु तो है नहीं, क्योंकि ये अलग है, तो लेकिन विस्तार का मतलब क्या होगा कि ऐसे ही चलते चलते ये अभी हम बनाएंगे मैप में। उसके बाद क्या लिखा? षट माने 6, च यहाँ पे क्या निकलेगा? षट माने 6, च अलग कर दिया। उसके बाद क्या रह गया? एकोन, यानी कि 1। षट माने 6, च माने और एकोन से क्या निकला? 1। विंशति माने 20, फिर क्या निकला? भागा, यानी कि भाग। योजनस्य, योजन का क्या निकला? षट माने 6, है ना। फिर 1, विंशति माने 20, तो क्या बना? 526 तो अलग आ गए। उसके बाद एकोन विंशति, यानी कि 1 20 में से 1 कम। एकोन विंशति क्या होता है? 19। कम मतलब कैसे हुआ? 20 एकोन विंशति, 20 में से 1 कम। 20 में से 1 कम क्या होता है? 19, 19, है ना। इस प्रकार से संख्या लिखते हैं। 99 को भी ऐसे लिखते हैं, एकोन शत, है ना। तो 100 में से 1 कम, और 20 में से 1 कम को क्या बोलेंगे? एकोन विंशति, तो क्या बना? 19, यानी 19। 19 का छठा भाग षट भागा, यानी कि 6/19। षट चैकोन विंशति भागा, यानी 1 योजन में से भी कैसा? जो 6/19 भाग। अब इसको लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक शब्द को लिखने के लिए संस्कृत में कितना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता है, जो हम मैथ में सीधे सीधे लिख लेते हैं। एक और मतलब 1 कम हो गया। हाँ, 1 कम 20, एकोन, यानी कि क्या बन गया? 19। भरत। उसके बाद षड्विंशति, यानी कि 6 और 20 कितने बन गए? 26। पंच योजन शत, यानी 500 योजन। विस्तारः, यानी विस्तार वाला। फिर षट च एकोन विंशति, षट च एकोन विंशति। षट अलग हो गया, फिर च, उसके बाद एकोन विंशति। फिर क्या बना? भागा, यहां लिख देते हैं, और योजनस्य। अलग अलग अर्थ करेंगे, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा, जो इतना लंबा सूत्र है 1 मिनट में। भरत का मतलब भरत क्षेत्र,
जो 7 क्षेत्र बताए उनमें से सबसे नीचे वाला जो भरत क्षेत्र है। षड्विंशति माने 20 और 6 26, यानी 26। पंच योजन शत यानी 500 योजन, 500 योजन यानी कि 500। विस्तारः माने विस्तार वाला है, विस्तार वाला है। उसके बाद षट माने 6, षट माने 6। उसके बाद च माने और, एकोन विंशति माने 19 को बोलते हैं, 20 में से एक कम, 20 में से एक कम अर्थात 19 यानी 19। एकोन विंशति का मतलब क्या होता है? 19। फिर क्या बोला? भागा यानी हिस्सा, भाग है, भाग। योजनस्य माने योजन का, से लग जाता है तो क्या बनता है? का। क्या अर्थ निकला? भरत क्षेत्र 526 विस्तार वाला है और साथ में कैसा है? 6 का 19वां भाग, 6 भी डिवाइड बाई 19वां भाग, 6 में से भी 19वां भाग है। है ना? 19 भागों में से 6 भाग अधिक है। एक योजन के 19 भाग किए जाएं तो उनमें से 6 भाग अधिक है। इस प्रकार से लिखते हैं। ये मिटा दें ऊपर से। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए इसका अर्थ लिखते हैं, फिर आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। भरत क्षेत्र कैसा है? भरत क्षेत्र अर्थात भरत क्षेत्र 526 योजन और एक योजन के योजनस्य यानी एक योजन के 19 भाग में से 6 भाग अधिक है। एक योजन के अगर 19 भाग हो, 19 भागों में से 6 भाग अधिक है तो क्या बनता है इसका मतलब? 6/19 भाग, 6 और 19 भाग योजन का क्या बना? अर्थात अन्य शब्दों में भरत क्षेत्र कैसा है? अधिक विस्तार वाला है। विस्तार वाला है भी लिखेंगे यहां पे, अधिक विस्तार वाला है, क्योंकि विस्तार वर्ड जो किया ना, यानी कि उसका जो विस्तार है। अन्य शब्दों में कैसा है? भरत क्षेत्र 526 सही 6/19
अगर शॉर्टकट में लिखें तो विस्तार वाला है। अब विस्तार का क्या मतलब है, यहां पर ये दूरी, कौन सी दूरी, ये जो हमारे सुमेरु पर्वत से चल के आ रही है, ये वाली दूरी नहीं है ना, ये वाली दूरी है। कौन सी दूरी है, मध्य में, इस दूरी की बात कर रहे हैं हम, है ना। अगर यहां से आपको बताएं, क्योंकि मध्य से, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे वृत्ताकार संरचना है, तो ये दूरी कम होती जाएगी, ये दूरी भी कम हो जाएगी, ये थोड़ी थोड़ी करके बढ़ेगी, तो मध्य में सबसे ज़्यादा दूरी रहेगी, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर, यहाँ से सीधे आती है ऐसे, तो ये इस दूरी की बात कर रहे हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। समझने में कई बार ऐसे इसको गलत समझ लेते हैं कि कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहे, ऐसे ये बात नहीं कर रहे हैं। ये तो पर्वत का कोना है, हिमवंत पर्वत का ये पूरा। ये विस्तार का मतलब यहाँ पे क्या है, व्यास से है। जो व्यास आपका जम्मू द्वीप का व्यास था, उसमें से कितना व्यास इसका है भरत क्षेत्र का, 526 सही 6/19 व्यास वाला है। ठीक है, कैसे बना, 500 योजन षड्विंशति, उसके बाद बोल दिया षट च एकोनविंशति भागा योजनस्य, यानी एक योजन के जो 19 में से 6 भाग है, यानी इतने विस्तार वाला है। 19 में से 6 भाग विस्तार वाला है, तो क्या बना, भरत क्षेत्र 526 सही 6/19 योजन है। अब इसी के साथ आपको 32वां सूत्र भी करना पड़ेगा। इन्होंने आचार्य महाराज ने 32वें सूत्र में, आपको जब 32 नंबर पे आएगा तब भी दोबारा से कराएंगे, अभी बस पढ़ लेते हैं। आपकी पुस्तक में अगर दिया हुआ हो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे सुन लीजिए। आचार्य महाराज ने इसी बात को 32वें सूत्र में बताया आगे जाके, क्योंकि वहाँ पर उससे उन्हें कुछ और रेफरेंस लेना था कि भरतस्य विष्कंभो जम्मूद्वीपस्य 90 शतभागः, जो भरत क्षेत्र है वो जम्मू द्वीप का क्या बोला, 90 शतभाग, यानी 100 में से 90 आपने जोड़ दिया, तो 190। 90 शत क्या बोलते हैं, 90 और 100, 90 माने 90 और शत माने 100, तो 190वां भाग है। क्या है, भरत क्षेत्र का जो विस्तार है। 32वें सूत्र में दोबारा से लिखवाएंगे, यहां लिख लीजिए आप, उसका अर्थ लिख लीजिए। भरत क्षेत्र नोट में लिख लीजिए आप, भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप का 90 शतभागः, है ना। क्या बोला है वहां पे कि भरत से जम्मू द्वीप 90 शतभागः, यानी कि भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप का 190, यानी कि 190 भाग है। अब आप जब इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के हम चलेंगे, आज खाली ये वाली चीज़ समझाते हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये फिगर आ जाएगी, है ना। कैसे, पहले स्टार्टिंग के सूत्र में आचार्य महाराज ने बता दिया, ये यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए लिख लीजिए कि सूत्र 32 अध्याय 3, इसी अध्याय का सूत्र 32 है, वहां पर आचार्य महाराज ने ये वाली बात कह दी। अब आप बताइए, आपको 1 लाख योजन का व्यास कौन से सूत्र में बता दिया था, जम्मू द्वीप का, बताइए 9वें सूत्र में, तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो योजन सत्सहत विष्कंभो जम्मू द्वीप। 9वें सूत्र में बताया था कि जम्मू द्वीप कितने व्यास का है, यहां से लेके यहां तक कितना व्यास है जम्मू द्वीप का, 1 लाख योजन है। ये कौन से सूत्र में बता दिया था, 9वें सूत्र में बता दिया था। अब आप देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 2 सूत्रों को जोड़ के निकालेंगे
कि ये संख्या आती है कि नहीं आती है। जम्बू द्वीप का व्यास कितना है, बताइए जल्दी से। 1,00,000 एक व्यास माने डायामीटर, 1,00,000 योजन। फिर 32वें सूत्र में आचार्य महाराज ने बताया कि इसका 190वां भाग क्या है, ये मिटा दें यहां से। इसका 190वां भाग क्या है, भरत क्षेत्र है का डायामीटर। वैसे तो डायामीटर वृत्त का होता है, इसीलिए यहाँ पर विस्तार वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये भरत क्षेत्र पूरा वृत्त नहीं है, इसके अंदर हम रह रहे हैं जरा से हिस्से में। उसको पृथ्वी वर्तमान में बोल देते हैं, लेकिन वो पूरी पृथ्वी नहीं है, बहुत थोड़ा सा भरत क्षेत्र का हिस्सा है और वो गोल भी नहीं है। ठीक है। जम्मू द्वीप का व्यास 1,00,000 योजन। भरत क्षेत्र का क्या कह दिया 32वें सूत्र में, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्मू द्वीप का 190वां भाग। जम्मू द्वीप का व्यास डिवाइड बाई, 190 तो कितना बना, 1,00,000 डिवाइड बाई 190। अब थोड़ा सा गणित करते हैं आज बैठ के। आपने कैलकुलेटर पे तो आजकल बहुत किया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम ये जब बटे वाले में बनाते हैं तो दशमलव के बिना हमें सीखना है। आप लोगों ने स्कूल में अवश्य करा होगा, थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिए कि कैसे स्कूल में हमारे मास्टर साहब, जो भी सर गुरुजी आपके होते थे, मैथ पढ़ाते थे। ध्यान आ रहा है कुछ? जब हम बिना कैलकुलेटर के गणनाएं किया करते थे तो कैसे सिखाते हैं, 190 और इधर क्या लिखेंगे, 1,00,000, ऐसे बनाते थे आप। याद आ रहा है कुछ? तो अब क्या होगा यहाँ पर, जब 190 से आप ये संख्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0,0 कट जाएगा। हाँ, डिवाइड बाई 190। फिर 10,000 19 को divide हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पर जब हम करते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 10,000 डिवाइड बाई 19। एक 0 से एक 0 कट जाता है। इतना तो गणित आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ से भी 0 हट जाएगा और यहाँ से भी एक 0 कम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी संख्या यहाँ पर, 10,000। तो क्या हम इसको जब गणना करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 19 का पहाड़ा, जो टेबल याद आया है आपको थोड़ी सी, क्या बनेगा, 19 छिक्का, नहीं 19 पंजे, बताओ, 19 दूनी 38, बताइए 19 पंजे कितने होते हैं। हाँ, बिना कैलकुलेटर के याद है, नहीं है, भूल गए सारे की सारे। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 53, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 95। ठीक है। तो अब कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इधर से लिखना शुरू करते हैं, ना कि यहाँ से। तो 100 में से 95 गए तो कितना बचा, 5। उसके बाद ये वाली जो 0 है ये नीचे लिख दी। फिर क्या लगाएंगे, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 3 तो आ नहीं सकता यहाँ पर, छोटी वाली संख्या लिखेंगे तो क्या बनेगा, 19 दूनी, थोड़ा सा मैथ भी सीखना पड़ेगा आपको अगर 3 लोग पढ़ना है तो। क्या निकला, अब यहाँ पे 50 में से 38 गए तो 10 में से 2 गए तो 10 में से 8 गए तो 2, एक यहाँ से ले लिया। फिर यहाँ क्या रह गया, 4 में से 3 गए तो 1, यहाँ से 0 नीचे लिख लिया। फिर पहाड़ा याद करो 19 का, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114। तो कितना बच गया यहाँ पर, 20 में से 4 गए तो 6। और अब जब हम इसको बटे में लिखते हैं तो याद आ रहा है आपको कैसे लिखते हैं, 526, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर उसके आगे ये लिखेंगे
फिर उसके आगे ये लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। कैसे? 5 2 6 ऐसे लिखते हैं। ये वाली संख्या जो है वो पहले लिखेंगे, नीचे वाली आएगी, उसके बाद इधर वाली आएगी। तो क्या बनाएंगे इसको? 526 सही 6/19। 526 सही 6/19। और इस वाले सूत्र में क्या कह दिया? 32वें में 190वां भाग है। ठीक है, आगे आपके समझ में कि बिल्कुल सही आ गई संख्या। अब जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। 526 सही 6/19 ना लिख के 526 पॉइंट संख्या आ जाएगी। ठीक है, हम अगर इसमें यहाँ पर दशमलव वाले कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? हम 0 बढ़ाते चले जाएंगे तो वो एग्जैक्ट संख्या आपकी पॉइंट में आती जाएगी, उसमें बटे में नहीं लिखते। ठीक है, अब जल्दी से हम यहाँ पर ये वाला मैप आपका पूरा हो चुका है, इसको आप मिटा देते हैं और आज की कक्षा का समय हो रहा है। उससे पहले जल्दी से लिख लेते हैं कि क्या चीज़ है भरत क्षेत्र का, थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। और आपकी पुस्तकों में भी भरत क्षेत्र का अलग से मैप दिया हुआ है। आगे के सूत्र फिर आगे की कक्षा में हम करेंगे। आ रहा है आपकी समझ में अच्छे से? अब नीचे वाला जो भरत क्षेत्र था उसको हम उठा रहे हैं इस जम्मू द्वीप में से। कैसा था? इस प्रकार से। ये क्या है? भरत क्षेत्र है। अब यहां पर भरत क्षेत्र में किसकी बात कर रहे हैं? ये है 526 सही 6/19। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र। ये जो संख्या है ये है क्या है? 526 सही 6/19 योजन। और अगर जम्मू द्वीप का आप अगर गोला पूरा बनाएंगे तो यहां पर से ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये भी आपको समझा देते हैं, व्यास तो कैसा होता है? सब दिशाओं से बराबर होगा। तो ये जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, ये कितना है? यहां से लेके यहां तक 50,000। क्यों 50,000 है? यहां से लेके यहां तक कितना था? 1 लाख था। और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 526 सही 6/19। ऐसे ही यहां से लेके ये पूरा अगर यहां तक लेंगे तो कैसा बन जाएगा? 50,000 बन जाएगा, है ना? ये भी 50,000 है। और ऐसे ही जब हम यहां से लेके यहां तक लेंगे तो ये भी कितना है? 50,000। ये कितना है? 50,000। ये 50,000 है, ऐसे बना लेते हैं, ये 1 लाख बना लेते हैं हम। ठीक है, कोई बात। ये क्या है आपका मध्य में? सुमेरु। और यहां से लेके यहां तक क्या है? 1 लाख है। आधा हिस्सा कितना है? 50,000। ये भी 50,000 है। लेकिन ये जो संख्या है ये है 526 सही 6/19 योजन। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और यहां से लेके यहां तक, ये इसको दूसरे सेंस में कैसे लिख सकते हैं आप? 1 लाख डिवाइड बाई 190। यानी ये हिस्सा, ये ध्यान रखना है आपको कि
कि जम्मू द्वीप का 190वां भाग है। तो आप लगा लीजिए कि भरत क्षेत्र कितना छोटा है। ठीक है, ये जो भरत क्षेत्र है, ये जम्मू द्वीप इतना बड़ा है कि उसका मात्र 190वां भाग है, यानी 200 में से 10 कम। तो हम जिस भरत क्षेत्र में रहते हैं, ये जम्मू द्वीप का बहुत छोटा है, उसका भी डबल आपके आगे आगे के समुद्र और द्वीप हैं। आपके आज कक्षा में इतना ही रखते हैं, और फिर आगे आपको अगली कक्षाओं में समझाएंगे। यहाँ पर इसके भी भाग होते हैं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। ये जो भरत क्षेत्र है, इसके भी बीच में यहाँ से भाग हैं। बीच में एक विजयार्थ नाम का पर्वत होता है। कौन सा पर्वत है? विजयार्थ। और जो हमने अभी जो नदियां देखी थी भरत क्षेत्र के ऊपर, जो क्या है? पद्म सरोवर है, जो हिमवन पर्वत से निकलता है। वहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ गिरती हुई ऐसे जाती है, और ऐसे ही इधर से ये नदी गिरती हुई ऐसे जाती है। ये कौन सी है? गंगा नदी, और ये सिंधु नदी। अब आप देखिए इन नदियों की वजह से, और ये कौन सा? विजयार्थ पर्वत है बीच में इस भरत क्षेत्र के अंदर भी। तो इस प्रकार से इसके कितने भाग हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 भाग इस भरत क्षेत्र के हो जाते हैं। यहाँ पर जो है इसको आर्यखंड बोलते हैं, और ये 5 कौन से हैं? मलेच्छ खंड। इन सब का वर्णन भी आएगा। मलेच्छ खंड, ये वाला भी मलेच्छ, ये भी मलेच्छ, ये भी मलेच्छ, और ये भी मलेच्छ। आगे की चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। इतना आप अभी समझ लीजिए कि हम लोग मात्र आर्यखंड में रहते हैं। जम्मू द्वीप के जो भरत क्षेत्र के भी जो 6 भाग हैं, ये के 6 भाग कैसे हुए? बीच में से विजयार्थ पर्वत निकला, और इधर से ये 2 नदियां जो निकली, उनकी वजह से ये मिलाकर के 6 भाग हो गए। तो हम सभी लोग ये जो भारत देश इत्यादि हैं, भारत देश हुआ, चाहे अमेरिका हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया, वो सब कहाँ पर हैं? भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में हैं, इसके बाहर नहीं है। चलिए, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू।